हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। एनसीईआरटीज इन शॉर्ट सीरीज के अंदर हम मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी कर रहे हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर को बेसिकली अगर हम देखने जाए तो इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो यूरोपियन पेनिट्रेशन का है और सेकेंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। अगर हम ध्यान से फोकस करें तो यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड है। फर्स्ट वर्ड इज यूरोपियन और सेकेंड वर्ड है ब्रिटिश। तो ये क्यों अलग अलग है? अगर हम बात करें कि एंशिएंट टाइम से पूरे वर्ल्ड का ट्रेड कैसे चल रहा था, सो द ट्रेड वाज कैरिड ऑन बिटवीन वेस्ट का मतलब है यूरोप एंड ईस्ट, और यहां ईस्ट का मतलब है एशिया। तो एंशिएंट टाइम से ट्रेड जो है वो ये दो रीजन के बीच में चल रहा था। अब इस रीजन के अंदर हुआ ये कि 1453 एक काफी लैंडमार्क ईयर है कि जिसके अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर ऑटोमन्स का कब्जा हो गया, ऑटोमन एम्पायर का। जहां पे बाइजेंटाइन एम्पायर चल रहा था, इट वाज रिप्लेस्ड बाय ऑटोमन एम्पायर। और तभी से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है उनका कंसर्न बढ़ने लगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है वो उनके वहां पे थोड़ी कॉस्टली हो गई। और इन कॉस्टली प्रोडक्ट्स की वजह से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की नई जरूरत आन पड़ी कि अब उनको भारत आने के नए रास्ते की खोज करनी पड़ेगी। सो सिमिलरली हम देखते हैं कि देयर वर 5 कंट्रीज की जो इसकी कंपटीशन के अंदर थे कि जिनको भारत आने का नया रास्ता ढूंढना है। द फर्स्ट कंट्री वाज स्पेन, देन दैट वाज पोर्टुगल, देन देयर वाज ब्रिटेन, हॉलैंड वाज आल्सो देयर जिसको आज हम नेदरलैंड कहते हैं, जहां के लोगों को डच कहते हैं, एंड फ्रांस वाज आल्सो देयर। So we can say there were 5 countries who were in the competition to find the new route to India. स्पेन की अगर हम बात करें तो वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाके बस गए, तो स्पेन जो है वो कंपटीशन से निकल गया। 1662 में हाँ सबसे पहले रास्ता किसको मिला? 1498 में पोर्टुगीजों को। 1498 से 1662 तक इनका एम्पायर काफी अच्छे से चलता रहा, बट उनकी कुछ अपनी लिमिटेशंस थी, जैसे रिलीजियस डोमिनेंस है। फिर उसके बाद उन्होंने एक बार बंगाल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, वो भी उनकी हार हुई वहां पे भी। और तीसरा कि 1662 में इन्होंने बॉम्बे पोर्ट जो है वो ब्रिटिशरों को दे दिया, तो पोर्टुगीज जो है वो भी कंपटीशन से निकल गए। अब बात करते हैं बाकी 3 की। उसमें सबसे पहले डच की बात करते हैं। डच जो है उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश की 1605 में मसूलीपट्टनम में, लेकिन 1667 के अंदर उन्होंने ब्रिटिशरों के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस साइन किया, और उस स्ट्रेटेजिक अलायंस के थ्रू डच जो है वो यहां से इंडोनेशिया चले गए। अब सिर्फ 2 कंपटीटर बचे हैं, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। अगर हम कंपोनेंट्स को देखें, जो कंटेंट हमको दिया है उसको देखें, सो यू कैन से कि यहाँ पे दिया हुआ है न्यू फेज इन यूरोप्स ईस्टर्न ट्रेड। तो शुरुआत में जो हमने कहा कि वेस्ट और ईस्ट के बीच का ट्रेड कब बदलना शुरू हुआ? 1453 के बाद। तो ये चीज हम देखते हैं कि कैसे 1453 एक काफी डिसाइडिंग फैक्टर रहा। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड। जैसे यहाँ पे अगर हम ब्रिटिशरों की बात करें तो उनका ग्रोथ कैसे हुआ, तो 1600 से लेके 1744 तक का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे ब्रिटिशरों ने अलग अलग जगह पे अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की। अब जैसे हम देखते हैं कि देयर आर 2 कंपटीटर्स, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। तो तीसरा पॉइंट आप देखेंगे एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन साउथ इंडिया, कि ये दोनों अपना कॉलोनियलिज्म एक्सपांड करने के लिए कहां पे झगड़े? साउथ इंडिया के अंदर। तो साउथ इंडिया में एक रीजन है, एक राज्य हुआ करता था, राज्य का नाम है कर्नाटक। जो आज का तमिलनाडु है, तमिलनाडु का कोस्टल एरिया, उसको कहते थे कर्नाटक। तो कर्नाटक के अंदर इन दोनों के बीच में स्ट्रगल हुई, एंग्लो कर्नाटक वॉर्स हुए। टोटल 3 वॉर है और 3 में अंत में विजयी कौन बना? ब्रिटिशर्स विजयी बने। तो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के अंदर अंत में ब्रिटिशरों का साम्राज्य जो है वो भारत में बनने वाला है, ये तय हो गया। इसीलिए यहाँ पे सेकंड पार्ट, मतलब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है यूरोपियन पेनिट्रेशन, सेकंड पार्ट शुरू होता है, दैट इज ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। अब आगे आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कर्नाटक के ऊपर उनका कंट्रोल आ गया ब्रिटिशरों का, तो उन्होंने अब 100 साल के अंदर, मतलब 1757 से 1857 तक, 1856 तक, ये 100 साल का जो टाइम पीरियड है जिसके अंदर ब्रिटिशरों ने अपना साम्राज्य एक्सपांड किया। तो उसके अंदर सबसे पहला नंबर आया बंगाल का। बंगाल के अंदर उन्होंने कब्जा किया 1757 और 64। बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर को हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर।
फिर उसमें ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाई, किसने बनाई? ये वॉरेन हेस्टिंग ने बनाई। तो वॉरेन हेस्टिंग का क्या रोल रहा 1772 से 1785 में, वो देखते हैं। इसी चैप्टर के अंदर हम कॉर्नवालिस के बारे में देखते हैं कि कॉर्नवालिस का रोल क्या रहा। कॉर्नवालिस का मेजर रोल जो है वो हमें मैसूर स्टेट के ऊपर कब्जा करने में दिखता है, क्योंकि कॉर्नवालिस वाज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसने टीपू सुल्तान को थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर हराया। फिर उसके बाद कॉर्नवालिस के बाद आता है लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वो हम देखते हैं सब्सिडियरी अलायंस, कि राज्य जो है वो ब्रिटिश आर्मी को ओन करेगा, ब्रिटिश आर्मी को अपने राज्य के अंदर रखेगा और उस आर्मी का खर्चा जो है वो राज्य खुद उठाएगा। सपोज कि किसी राज्य ने सब्सिडियरी अलायंस साइन किया है तो उस राज्य के अंदर ब्रिटिश आर्मी के लोग रहेंगे और उसका खर्चा जो है वो राज्य का राजा जो है वो खुद प्रोवाइड करेगा। तो ये सिस्टम और उसका सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है ब्रिटिश हिस्ट्री में। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। फिर उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग, जिसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है मराठाओं के ऊपर कब्जा करने में, कि कैसे मराठाओं को ब्रिटिशरों ने हराया। देन वी सी अबाउट द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। 1818 से 1857 तक का जो टाइम है, इसमें ब्रिटिशरों ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया बाय अर्निंग एंड गेनिंग द प्रॉफिट। इसी टाइम के दौरान 3 और राज्य के ऊपर कब्जा होता है, एक है सिंध, एक है पंजाब और एक होता है अवध। फाइनली 1856 के अंदर डलहौसी के द्वारा अवध के ऊपर कब्जा किया गया। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर। अब सेकेंड चैप्टर को अगर हम ध्यान से देखें, सो देर इज सर्टेन थीम। अगर सेकेंड चैप्टर की थीम की बात करें तो थीम ये है कि यहां पे देर आर 7 गवर्नर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस चैप्टर में मेनली हमें ये देखना है कि ये 7 गवर्नर का रोल क्या रहा भारत के ऊपर कब्जा करने के लिए। सो द थीम ऑफ द 7 चैप्टर इज रोल ऑफ 7 पर्सन्स। कैसे इन्होंने ब्रिटिशरों की पोजीशन जो है वो कंसोलिडेट की है। थैंक यू।